नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। विधानसभा चुनाव की रेस जीतने के लिए कांग्रेस मिशन 66 पर फोकस कर रही है। लिहाजा कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर अगले महीने उम्मीदवारों का ऐलान करने का निर्णय किया है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इन सीटों पर दिग्विजय सिंह दौरा कर चुके हैं। अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन होगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस प्लान पर निशाना साध रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि 66 सीटों पर जल्दी प्रत्याशियों के ऐलान के मायने क्या हैं और बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना कांग्रेस के लिए कितना आसान रहने वाला है या कितना कठिन साबित हो सकता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के 60 सीटों पर उम्मीदवार तय। दिग्विजय सिंह ने सौंप दी रिपोर्ट। अगस्त में जारी हो सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी कांग्रेस। जिन 60 से ज्यादा सीटों पर दिग्विजय सिंह ने दौरा किया, अब अगले महीने कांग्रेस इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। इन सीटों पर कांग्रेस लगातार हारती रही, इसलिए कांग्रेस ने दिग्विजय को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी। दिग्विजय सिंह ने दौरा किया और रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। जाहिर है कि कांग्रेस इन सीटों पर जल्द से जल्द प्रत्याशियों का चयन कर इन सीटों को जीतने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना चाहती है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस संगठन प्रत्याशियों को लेकर चर्चा करेगा। और 66 सीटें जिन पे दिग्विजय सिंह जी घूम के आए हैं, अगस्त के प्रथम पखवाड़े में वो 66 सीटों की जो रिपोर्ट उन्होंने दी, सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं 66 सीट पे हम लोग घोषित करेंगे। हम लोग उस कवायद में लगे। लेकिन कांग्रेस की नजर शुरू से ही इन 66 सीटों पर है। इसके लिए उसने कई महीने पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस की कई सीटें बीजेपी के पाले में चली गई हैं। ऐसे में इनकी भरपाई की कोशिश कांग्रेस इन 66 सीटों में सेंध लगाकर करना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस की इस प्लानिंग और अगस्त में टिकट की पहली सूची जारी करने पर भाजपा तंज कस रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में 2013 के चुनाव में, इसके पहले 18 के चुनाव में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने ही टिकटों का बंटवारा किया था। अब कमलनाथ जी अगर दिग्विजय सिंह को 65 में से 60 सीटें देते हैं तो इन्होंने 2018 में भी यही किया था और जनता के सामने परिणाम भी आया था। उन सीटों में जहाँ दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी थी। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी को अगर 60 सीटों का दी है, 65 सीटों का भी कमलनाथ जी दे दें सत्ताधिकार, क्योंकि दिग्विजय सिंह की चाहे मध्य प्रदेश से मिस्टर बंटाधार की हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ दिग्विजय सिंह का हाथ लगता है, खुद भी कहते हैं, वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल सीटों का समीकरण बिठाने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा से एक कदम आगे चल रही है। लेकिन 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस में खुलकर विरोध करने की परंपरा पुरानी है। खैर, कांग्रेस इन चुनौतियों से निपटते हुए क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और कहने सुनने बड़ा अच्छा लगता है राजनीति में कि 66 सीटें या 60 सीटें या 50 सीटें या 2 सीटें हैं कि चुनाव के 2 महीने पहले हम सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे, बड़ी तगड़ी तैयारियां हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट सौंपी है 66 सीटों पर, और उसमें भी उन्होंने माना कि 60 सीटों पर लड़ाई बहुत ही कठिन हैगी, तो ऐसे में लग रहा है कि अगर उन्होंने सीट पर उम्मीदवार घोषित कर भी दिए तो कांग्रेस को कोई लाभ हो पाएगा? देखिए, राजनीति का एक अपना तरीका होता है माहौल बनाने, और कांग्रेस माहौल बनाने का कोशिश कर रही है। अब दिग्विजय सिंह जी अपने कार्यकाल में ही नहीं जिता पाए, 18 वर्ष में जिता लेते यदि मान लो ऐसी स्थिति थी तो भाई 3-4 चुनाव तो हो ही गए ना 2003 के बाद से। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति के चयन करने से ही और यदि सारी परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं तो पहले भी किया जा सकता था। लेकिन मुझे ये लगता है कि जनता का एक मानस तय है
और कांग्रेस का अपना मतदाता, भाजपा का अपना मतदाता तय है। जो फ्लोटिंग वाला जो मतदाता है उसको मोटिवेट करने के लिए सारे राजनीतिक कसरत कवायद की जाती है। तो ये कल हमने देखा, वहाँ एक बेंगलोर में कवायद चली थी, एक दिल्ली में चली थी। सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं। बिल्कुल। तो उन्हीं तौर तरीकों का उपयोग जैसे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस के पास इस तरह की बातें करने के अलावा विकल्प क्या है? और जिस तरीके से, क्योंकि आप और हम सब लोग जो है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है हम ये मान लेते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है और उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल जो है मनोज जी ये है कि महाकौशल जो अंचल है, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना के कारण जो एक तरफा जीत हुई थी वहां, बिल्कुल, पूरा छिंदवाड़ा, पूरा मंडला, पूरा जबलपुर, पूरा ये जो है आपका सिवनी के भी काफी बड़े क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में जो कांग्रेस की जीत हुई थी उसको बचाए कैसे रखा जाएगा? हो सकता है विंध्य से कवर कर ले, लेकिन आप इन परिस्थितियों को देखिए। आप बुंदेलखंड में सारा मामला पलटा हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, सिंधिया और भाजपा के बीच में विवाद की स्थिति है, ग्वालियर चंबल हाथ में आ जाएगा। क्या ये सब कल्पनाएं हैं या व्यवहारिक धरातल है? ये तब होगा जब चुनाव के समीकरण बनना चालू हो, कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। मैं एक बात साथ में ये भी कहूंगा, कांग्रेस की तो अपनी जगह है, लेकिन यदि सिंधिया के साथ आए मंत्रियों को भी यथास्थिति में टिकट दे दी जाएगी तब भी आधे से ज्यादा हार जाएगी, ये भी तय है। बिल्कुल। इसी प्रकार से कमलनाथ जी अपने क्षेत्र को बचा लें। एक बात, 66 जो सीटें हैं ऐसी बीजेपी की, कांग्रेस की भी सीटें हैं कि आप देख लीजिए कि वहां से कक्का जी जीतते ही हैं, गोविंद सिंह जीतते ही हैं, केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, वही कक्का जो बोला मैंने जी। तो हाँ, ये लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीतते ही हैं। आप दूसरा प्रयोग देखिए, मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल पर बोला था, आपकी इंदौर की 3 नंबर सीट थी, महेश जोशी का परिवार जीतता था। आपकी महू की सीट थी, अंतर सिंह भोपाल उत्तर एक उदाहरण है हमारे सामने। भोपाल उत्तर एक उदाहरण है। अब भोपाल उत्तर के अंदर यदि आपने समन्वय की दृष्टि से दिया तो इस बार का माहौल अलग है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो हर आदमी, उनको अधिकार है रणनीति बनाने का, लेकिन इन सबके बावजूद भी जहां दमदार लोग हैं, अब आप बताइए गोपाल भार्गव के खिलाफ आप किसको उतारोगे? क्या मिल जाएगा आपको? आप बुधनी के अंदर आपने पूर्व अध्यक्ष को लड़ा दिया था, क्या मिल गया आपको? दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज जी जाके लड़ लिए थे, बड़ा नाम है शिवराज जी का भी। अरुण यादव पिछला चुनाव लड़े शिवराज जी के खिलाफ। वो मैंने कह दिया कि आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को लड़ा दिया। तो ये सबकी समझ में आता है। मतदाता भी ये मान करके चलता है कि यदि इस बार 19 भी काम कर पाया हमारा मंत्री, विधायक, नेता, वो अगली बार अच्छा कर देगा, क्योंकि उसके बिना उस क्षेत्र की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। जरा यार इनके नहीं हुए, कैलाश जोशी जी को हरा दिया था आपने, उनने जो है श्याम होलानी ने। आप बताइए कहाँ नाम लेने वाला नहीं बचा दूसरे चुनाव में कोई? क्योंकि कई बार क्या होता है, राजनीतिक समीकरण में आदमी अपना क्षेत्र झांसा दे करके बन जाता है, तो वो उसका कोई लाभ स्थायी नहीं होता। यदि ऐसा कोई झांसे की प्लान बनाई जाएगी कांग्रेस की ओर से भी और भाजपा की ओर से भी कि भाई एक गढ़ के अंदर उन्होंने एक ऐसा सुगूफा छेड़ा, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, कमलनाथ जी का क्षेत्र है छिंदवाड़ा जी, लेकिन पटवा जी को ले जाकर के वहां चुनाव लड़ा दिया, पटवा जीत गए। तो ये इस तरह का यदि मान लो राजनीतिक झांसा दिया जाएगा तो बात एक समझ में आती है, लेकिन ये 66 सीटों में नहीं हो सकता। बिल्कुल, 1-2 सीटें अपवाद हो सकती है, 1-2 सीट के लिए अपवाद हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के अपने प्रभाव है, उन्हें कोई भ्रमण करने की आवश्यकता थोड़ी, वो बताएं कौन जीतने वाला है। तो ब्रजेश जी, अगर दिग्विजय सिंह के कहने पर टिकट बटे तो वो जो कमलनाथ के सर्वे, कांग्रेस के सर्वे, जो पर्यवेक्षक आए हैं, जो कर्नाटक की रणनीति बना के आए हैं, तो क्या उनके सारे सर्वे निर्णय उन 66 सीटों के इतर करेंगे वो कि भैया इस पे तो दिग्विजय सिंह ने बता दिया है कि ये कैंडिडेट है, इनके टिकट पहले घोषित कर दो, बाकी का सर्वे बाकी जगह करो? ये संभव है कांग्रेस में या किसी भी राजनीतिक दल में? देखिए मनोज जी, ये संभव तो नहीं है, लेकिन यदि दिग्विजय सिंह का सर्वे भी देखा जाएगा और बाकी के जो सर्वे राष्ट्रीय स्तर के नेता करा रहे हैं उनका सर्वे, कमलनाथ का सर्वे देखा जाएगा, 66 सीटों पर खोने को कुछ नहीं है ना उनके पास, जो कुछ है पाने के लिए है। तो यदि 66 पे वो दे भी देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यदि आप कह रहे हैं कि वो 60 कठिन मान रहे हैं, असंभव मांग रहे हैं, 6 पे कुछ संभावना दिख रही है उनको। और हमने देखा है ऐसा हो भी जाता है कई बार, जो लगातार वहाँ से जीतता रहा हो उसके खिलाफ अपनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं।
तो उसकी वजह से भी कई बार दूसरे को मौका मिल जाता है, और अच्छा कैंडिडेट उतार दो तब भी ऐसा मौका मिल जाता है। जिस तरह से सुरेश शर्मा जी ने भी कहा कि झांसा दे लो कई बार, तो हो सकता है 1-2 सीट झांसे में फंस जाए। सर्वे में क्या है 66 सीटों में, देखिए 66 सीटों की बात इसलिए की जा रही है कि वहाँ पे उनको लग रहा है कि पहले से हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, इस बार कुछ फायदा ना मिले, अगली बार फायदा मिल सकता है। ये एक तरह से बीजेपी ऐसा करती आई है मनोज जी, और इसके करने के कारण आप देखिए वो चुरहट जैसी सीट भी जीत जाते हैं। वो भी तो एक ऐसी सीट थी ना कांग्रेस की जिसको कोई उम्मीद नहीं करता था कि अजय सिंह रावल भैया हार सकते हैं, लेकिन 2 बार मेहनत की, लगातार मेहनत की, और जिस तरह से वो आकांक्षी सीटों पर मेहनत करते हैं वही फार्मूला हमने देखा है कि कांग्रेस ने अपनाया। हो सकता है 1-2 सीट पर उनको सफलता मिल जाए, तो लेकिन ये कोशिश बहुत अच्छी है, इससे आगे उसको फायदा हो सकता है। तो यदि वो पहले से उम्मीदवार घोषित कर देते हैं दिग्विजय सिंह जी के सर्वे के आधार पर, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीटों पर क्या है कि पार्टियाँ हर अलग अलग रणनीति बनाती है। 66 सीटों पर उनकी रणनीति है कि यहाँ पे हमको मजबूत होना है। ये तो हारने पे छोड़ दी ना उन्होंने कि लगातार हम हार रहे हैं, इनमें से कुछ मिल जाए तो बहुत है, तो उन्होंने ये छोड़ दिया। अगर प्रतिशत देखेंगे हम 230 में से, तो 30% से ज़्यादा सीटें होती हैं। देखिए ना मनोज जी, रणनीति अलग अलग बनती है ना। यदि कांग्रेस उन सीटों पर पहले मेहनत करेगी जो उसकी मजबूत सीटें हैं, उन सीटों को पहले पायदान पर रखेगी जहाँ जोर लगाए और वो जहाँ पे हारे ना, जो जीत सकने वाली, फिर जो जहाँ पे कांटे का मुकाबला होता है उन सीटों पर जोर रहेगा कि वो बीजेपी से कांटे के मुकाबले में उन सीटों पर, और इसके बाद जो हार वाली संभावित सीटें हैं कि जो हारना ही है, उनको लग रहा है कि हम मजबूत नहीं है, वहाँ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि उनको 66 सीटें ऐसी लग रही हैं कि यहाँ पे मेहनत करना, अपनी एनर्जी मतलब एक तरह से बेस्ट करना है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कुछ सीटें हैं तो इन पर थोड़ी मेहनत कर ली जाए, 6 सीटें हैं या 10 सीटें हैं तो यहाँ से कुछ जीत जाए, नहीं तो नया नेतृत्व वहाँ तैयार किया जाए, वहाँ पे ऐसी कोशिश की जाए कि आगे उन सीटों पर सफलता मिल सके। तो मुझे लगता है वही रणनीति का हिस्सा है, इसलिए पहले से वहाँ घोषित करने की बात की जा रही है। और दिग्विजय सिंह ने एक सर्वे कर लिया कि यहाँ इस बेहतर मजबूत ये है, ये लड़ाई लड़ेगा तो हो सकता है कि वहाँ जो मजबूत उम्मीदवार हैं जो दूसरी सीटों को प्रभावित करते हैं विरोधी दल के, बीजेपी के, तो उनको वहीं पे घेर कर रखा जा सके, वो दूसरी सीटों पर अपने प्रभाव का फायदा पार्टी को ना पहुंचा सके। तो एक रणनीति का हिस्सा ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि भाई आपको जो जीतने वाली हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, जो कांटे के मुकाबले वाली हैं ज़्यादा फोकस करो ताकि आप सत्ता में आ सको। तो मुझे लगता है कि एक रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा है कि 66 सीटों पर हम उम्मीदवार पहले घोषित कर रहे हैं, कुछ मिलेंगी तो मिल जाएं, नहीं तो अगली बार उन पर देखेंगे। इसमें सर्वे उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। यदि दिग्विजय सिंह ये सर्वे करके आए हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी भी कोई गंभीरता से नहीं लेगी कि 2-2, 3-3 बार से हम लगातार हारते से आ रहे हैं, इनके सर्वे के आधार पर दे दीजिए, यहाँ एनर्जी वेस्ट ना की जाए। हो सकता है तुलना कर लें, वहाँ पे कमलनाथ जी के कुछ वो लोग हों तो वो चाहते हो कि इनको टिकट मिल जाए, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई विरोधाभास होगा। दिग्विजय सिंह के सर्वे में नहीं भी आएंगे तो कमलनाथ चाहेंगे तो टिकट दे देंगे, हारना तो है ही, एक आदमी को और ओबलाइज कर दो, आगे के लिए तैयार कर लो। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सीटों पर कोई घमासान होगा, कोई विवाद होगा, जिसको तय कर दिया जाएगा वो लड़ लायक, चाहे किसी के भी सर्वे से हो जाए, चाहे वो आला कमान के सर्वे से हो जाए, चाहे कमलनाथ के सर्वे से हो जाए, चाहे दिग्विजय सिंह की जो जमीनी स्तर पर वो फीडबैक लेकर आए हैं उसके आधार पर हो जाए। हो सकता है तीनों सर्वे में एक आदमी पे वो बन जाए कि इसी आदमी को बेहतर है, तीनों के सर्वे में आ जाए, तो वहाँ तो कोई विरोध की जरूरत ही नहीं है। यदि वहाँ पक्षपात भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई गुट है या ऐसा कोई समस्या है कांग्रेस में। दिग्विजय सिंह यदि कोई नाम लेकर आए हैं तो कमलनाथ जी के समर्थक वहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऐसी सीटें हैं मनोज जी कि जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई घमासान पार्टी में देखने को मिलेगा। इसलिए तो शर्मा जी घमासान की बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि राजनीति में अगर आप किसी उम्मीदवार को एक बार टिकट दे दें और वो हार जाए तो संभावना है कि ठीक है अगले चुनाव मेहनत कर लेगा। भोपाल का उदाहरण आप गोविंदपुरा देख लीजिए कि हम देख रहे हैं हर चुनाव में एक नया कैंडिडेट कांग्रेस लाती है। आप हाल देखिए कि विभा पटेल को आप लाके महापौर बना देते हैं, फिर उनको आप विधानसभा का चुनाव भी लड़वाते हैं हुजूर से, लंबे समय वो नेपथ्य में चली जाती है, अचानक से फिर आप प्रत्याशी का ढूंढते हैं तो भोपाल में आपको महापौर के लिए प्रत्याशी नहीं मिलता, फिर आप उन्हीं विभा पटेल को लाते हैं, फिर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बना देते हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं कि इंदौर 1 नंबर 2 नंबर की बात कर लें, हम बेरसिया की बात कर लें, हम हुजूर की बात कर लें, ये हमारे आसपास की सीटों की बात कर रहे हैं, बगल में होशंगाबाद, ऐसी तमाम सारी सीटें हैं। और हर बार कांग्रेस कैंडिडेट बदल देती है और कई बार हमने देखा कि वो जीत के प्रयास में हम देखते हैं कि उपचुनाव में हमने देखा कि जिस चुनाव में आप ये कह रहे थे कि गद्दार हैं, बाहरियों को टिकट नहीं मिलेंगे, उसमें आप सतीश सिकरवार को टिकट दे देते हैं, बाद में उनकी पत्नी को टिकट दे देते हैं। तो वो जो कार्यकर्ता है उसको तो लगेगा ना कहीं कि आप एक तरफ गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको आयात भी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो क्यों मेहनत करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि या तो उस उम्मीदवार को आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भैया इस बार तो चुनाव हार जाए, क्योंकि अगली बार हो सकता है अध्यक्ष कोई और बन जाए, आला कमान कोई और बन जाए। देखिए मनोज जी, एक बात बिल्कुल साफ है
कि राजनीतिक नेता जो होते हैं, पार्टियों के अध्यक्ष होते हैं, पार्टियों के बड़े नेता होते हैं, वो आगे की रणनीति बना करके काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने जो ये बातें कही हैं, ये मेरे भी ध्यान में है ये बातें, कि कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें हर बार प्रयोग किया जाता है, और हर बार प्रयोग करने का अभिप्राय बड़ा साफ रहता है कि ये राजनीतिक मैनिपुलेशन होते हैं बहुत सी जगह पे। अब आपने होशंगाबाद में सरताज सिंह जी को लड़वा दिया, और ये बीजेपी भी यही करती है। हम देख लें, लाहौर की बात कर लें, पिछोर की बात कर लें, तो वहाँ भी हम यही देखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अभी मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था, तो मैं छत्तीसगढ़ के राजधानी के बाहर निकलते ही मैंने पूछ लिया वहाँ के एक पत्रकार मेरे साथ से। मैंने कहा भाई यहाँ तो कौन जीतता है? बोले जी यही जीतेंगे। मैंने कहा ये क्यों जीतेंगे? बोले कांग्रेस जिताती इनको। अब आप अंदाज लगाइए कि जब राजनीतिक पार्टियां जिताती हैं। फिर मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने आपकी चर्चा के बीच में विचार किया था। विधानसभा में कुछ लोगों का होना अनिवार्य है, पार्लियामेंट में कुछ लोगों का होना अनिवार्य है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हों चाहे भाजपा के बड़े नेता हों, क्योंकि आप अनुभवहीन और नए प्रयोगात्मक लोग लेकर के आ जाओगे तो फिर सदन चलाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि सदन का जानकारी भी तो कोई चाहिए। बिल्कुल। आप राजीव गांधी जी का कार्यकाल देखिए, लेकिन वहाँ तो ऑप्शन है कि लोकसभा हार गए तो विधानसभा राज्यसभा है, यहाँ तो अपने एमएलसी का भी नहीं है ना, विधान परिषद। मनोज जी मैं आपको एक बड़ी सीरियस बात कह रहा हूँ। जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की समस्त राजनीतिक हस्तियों को हरा दिया था, बड़े योजनाबद्ध तरीके से। अटल जी को, हेमवती नंदन, बहुगुणा जी को, बाकी जितने भी नाम आप ले सकते हो, सबको चुनाव हरा दिया था। और नए लड़कों के साथ जो है उन्होंने पार्लियामेंट जो है 5 साल में चलाई। 5 साल बाद उनका सुपड़ा साफ हो गया। क्यों? क्योंकि देश को ये महसूस हुआ। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहना भर है, लेकिन ये रणनीति का समय था एक जमाने में। आज तो ठीक है, राजनीति तो बहुत जूतम पैजार तक पहुंच गई है, इतनी नीचे गिरावट आ गई है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हारना नहीं चाहिए। लेकिन उनके पतन में राजीव गांधी चूंकि जिक्र किया, उनके वो लोग भी शामिल थे जिनको जिता कर लाए थे, चाहे अरुण नेहरू हो चाहे वीपी सिंह हो। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, नेचुरली यही होता है। देखिए, आप अयोग्य व्यक्ति को आप साथ बैठा करके रखोगे। एक संस्कृत में एक श्लोक है कि पंडितोपि वरम शत्रु न मूर्खो हितकार के वानरेणे हतो राजा विप्रश्चोरेणे रक्षित है। आप विद्वान व्यक्ति को अपने शत्रु बना करके भी रखोगे तो आपको लाभ होगा, और यदि बेवकूफ व्यक्ति को अपने साथ रखोगे तब वो आपको कब चोट दे जाएगा पता ही नहीं है। और जब आप राजनीति के जानकार नहीं हो और टीम ऐसी तैयार कर लोगे तो आपको यही होना है जो होता है। लेकिन वो तो उल्टा रहा है, क्योंकि आप तो शत्रु ऐसा रखते हो कि जो जरूरत ही नहीं पड़े जिससे शत्रुता की, इतने विद्वान हो गए हैं कि मिलजुल के ही सब कर लो। आप जो ये बात कह रहे हो ये तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पे लागू होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम चर्चा ही मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। मैं बार बार आपको एक बात कहता रहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2018 का जो चुनाव हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बनना जनादेश नहीं, घटनाक्रम है। आप दोनों नेताओं से पूछिए कि जो है वो कैसे बन गए। आप अडानी जी की चर्चा करते हो, आप पूछिए कि वो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए। आप जो है शिवराज जी से पूछिए कि आप उनके बेटे को जो है केवल 10,000 में जीतने देते हो और कमलनाथ जी की सरकार बना लेते हो। आप उनसे पूछिए कि गोवा के अंदर भाजपा की सरकार जो है सेकंड नंबर की पार्टी होने के बाद भी बन जाती है, और मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर आप कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की, नोट कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार बनने देते हो। और फिर आप दूसरी तरफ राजनीति को देखिए कि कमलनाथ जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी युवा को सामने नहीं आने दिया। आप ये देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी को चक्कर लगवा रहे हैं लेकिन एक भी काम नहीं करने देते। आप कल्पना करिए ना, राजनीति के इस स्वरूप को देखिए जो मध्य प्रदेश में चल रहा है। भाजपा पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, कमलनाथ जी तीसरे आदमी को मैदान में नहीं आने दे रहे। आप इस समीकरण को नहीं समझ रहे हैं क्या? ये देश प्रदेश जो है अच्छे से समझ रहा है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा होती है, कमलनाथ जी की तरफ से उसी में अपने आप को जोड़ा जाता है, उसी में जोड़ा जाता है। आप कल्पना, लेकिन ये तो हम सारे देश में देख रहे हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें, हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें। आप सारे देश की बात करना चाहते हैं तो क्या इस देश में जब संविधान शुरू हुआ था, संविधान सभा के सामने जब संविधान रखा गया था, तब इंडिया और भारत के बीच विवाद हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल। क्या नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या आज जब बेंगलोर के अंदर ये सब बैठ रहे हैं तो इंडिया नाम रख करके इंडिया और भारत की कंट्रोवर्सी फिर से खड़ी नहीं करेंगे? इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है अंग्रेजी मानसिकता की पैरोकारी करना,
और भारतवर्ष, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हाँ, मेक ठीक इन है, भारत भी कर सकते हैं। मतलब एक बात है, चूंकि अब बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो ब्रजेश जी, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बात करें तो 66 के अलावा भी बची हुई सीटें जो हैं, चुनौती तो वहाँ भी कम नहीं है दोनों दलों के लिए। निश्चित तौर पर चुनौती तो 66 के अलावा ही है मनोज जी। एक तरह से कह सकते हैं कि असली लड़ाई तो जो 66 छोड़कर ही होना है। तो आप असली लड़ाई पर जो कोशिश की जा रही है उसमें 66 भी शामिल हैं कि हो सकता है कि यहाँ वहाँ 2-4 लूज करें आप, तो यहाँ 2-4 पा लें। तो लड़ाई तो 230 सीटों पर ही होगी, लेकिन कुछ पर आपको मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा, कुछ एक तरफा जाते हुए दिखेंगी, कुछ आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो हम लूज कर ही रहे हैं, हारने ही वाले हैं। ये पार्टियों को भी पता, तो दोनों राजनीतिक दलों को पता रहता है कि हम कहाँ पर मजबूत हैं, कौन सी सीट हम छीन सकते हैं, ये कौन नहीं सी पता हार ना सकते कि हैं। किसके भाग से कौन समीक्षा गुप्ता, कौन रामकृष्ण कुशमारिया, कौन धीरज पटेरिया टपक जाए। ये तो सब अचानक होता है ना, किसके वही कह रहा भाग्य हूं, से। किसके भाग्य से। हाँ, तो ये भाग्य भी कुछ काम करता है, लेकिन रणनीति भाग्य के अनुसार नहीं बनती ना। रणनीति तो जीतने के अनुसार बनती है कि हम यहाँ पे उतारेंगे, मैदान में कौन होगा। अब ये अचानक किसी का भाग जागृत हो जाए और वो बाजी मार ले जाए तो ये अलग बात है। कुछ सीटों पर होता है, या कुछ सीटों पर कुछ लोग ऐसे उतर जाते हैं जो किसी का भाग्य गड़बड़ा देते हैं, किसी का गणित गड़बड़ा देते हैं। लेकिन रणनीति तो जीतने के हिसाब से बनती है, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये रणनीति बनी है कि अलग अलग जहाँ पे मुकाबला होगा वहाँ पे जोर दिया जाएगा। जो जीतने वाली होंगी वहाँ पे ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम वहाँ पे कम मेहनत की जाए, जीतने वाले हैं। या जहाँ सीधे एक तरफा दिख रहा हो वहाँ कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी आएंगे तो लाहौर में वो करेंगे, सभा करेंगे? वो उन सीटों पर करेंगे जहाँ मुकाबला है, जहाँ उनके आने से कुछ मतदाता प्रभावित हों और वो कांग्रेस को वोट दें। यही हालात हम देखेंगे बीजेपी में कि अमित शाह और आपको नरेंद्र मोदी उन सीटों पर आपको देखेंगे जहाँ पे उनको आने से प्रभावित हो, या वो इन सीटों पर खर्च करेंगे अपनी एनर्जी के वहाँ पे जाने से उनको कोई फर्क ही ना पड़े। तो आप देखिए कि मेहनत वहीं करेंगे ना, मुकाबला जहां होगा उन पर जोर दिया जाएगा। बाकी की सीटों पर 230 सीटों पर चुनाव होना ही है, 230 पर आमने सामने होगा ही, लेकिन अलग अलग रणनीति से मैदान में उतरते हैं राजनीतिक दल, और अपनी रणनीति के हिसाब से वो बाकायदा वो बनाते हैं कि पहले पायदान पर कौन, दूसरे पायदान पर कौन, तीसरे पायदान पर कौन। और बीच बीच में हम देखते हैं कि आज की तारीख में सर्वे होने लगे हैं, तो कहाँ पर आपकी संभावना बढ़ने लगी है तो उस आधार पर वहां पे जोर देने। और राजनीति में एक डर भी है कि कौन आपका पायदान कब खींच ले, ये भी एक खतरा बना रहता है। लेकिन अब चूंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, और जो 66 सीटों का चुनाव कांग्रेस ने किया था, और बीजेपी भी उसी तरह से आकांक्षी सीटों के बहाने उन सीटों पर जिस पे वो लगातार 2-3-4 चुनाव से हार रही है उस पर फोकस किए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि उम्मीदवारों के चयन में कौन बाजी मारता है, किसकी रणनीति कारगर होती है। तो जिसका उम्मीदवार दमदार होगा, जिसकी रणनीति अच्छी होगी और जिसके कार्यकर्ता जोश के साथ होश से काम लेंगे, शायद बाजी वही मार पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।